नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सभी मॉडल पेपर 20 नंबर पर बात करने वाले हैं, जो आप सभी की पेपर के लिहाज से बात करें सीटेट के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए, चाहे आप सीटेट का फर्स्ट पेपर तैयारी कर रहे हो या फिर आप सेकेंड पेपर, दोनों बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सेशन यह आप सभी के लिए होने वाला है। दोस्तों, हम सभी अब इसमें जैसे मॉडल पेपर चल रहा है तो एक क्लास में सब कुछ मतलब एक पूरे 30 प्रश्नों की श्रृंखला होती है कि प्रश्न वाकई में कैसे आप सभी से पूछे जा सकते हैं, और हम सभी बात करेंगे। हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक आपको देखना है और आंसर अपने अपने तरीके से आप सभी बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें राइट आंसर हो सकता है। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर देखने का प्रयास कीजिए और बताइए इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। कर विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं, विविध जो है पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को करना चाहिए। मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हों, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हों, उन्हें कह रहा है कि उनकी बात कर रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए, संबोधित करते हुए एक अध्यापक को क्या करना है। कह सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। कर ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, या फिर करा विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, या विविध नियमों विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो दोस्तों, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो करा कि सभी के लिए मानकीकृत आकलनों की बात कर रहा है। तो सभी के लिए मानकीकृत आकलन अपने आप में से क्या है, निगेटिव है। मानकीकृत आकलन की बात वैसे भी नहीं होगा। कर ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। भाई साहब, जो नकारात्मकता रूढ़िबद्ध धाराएं हों उसको मजबूत करना है। अगर अधिगम को आपको क्या करना है, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उन लर्नर के बीच संबोधित करते हुए आपको ऐसा कुछ परफॉर्मेंस करना है, एकदम ऐसा कुछ नहीं करना। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं मतभेद और कहीं ना कहीं नकारात्मकता बच्चों की फैलेगी और इससे समाज में जो है दिक्कतें उत्पन्न होंगी, और इसलिए आपको इस टीचर के रूप में ऐसी कोई बात, ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं करनी है। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। तो आप जानते हैं विविधता संबंधी जो संबंधी बातचीत है उसको टालना नहीं है, उसको क्या करना है, उस पर वाद विवाद करेंगे तो जो विविधता है उसको सभी लोग जानेंगे, पहचानेंगे और समझेंगे कि हाँ, सब में वाकई में व्यक्ति भिन्नता है, तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में चीज़ें होनी चाहिए। कर विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो एकदम सही है, विविध जो विन्यास हैं उससे उदाहरण लेकर के हमें क्या करना है, उन्हें वैसे जो है चीज़ों को बताने की ज़रूरत है। तो जब विभिन्न परिवेश से चीज़ें हम लेकर के एग्जाम्पल लेकर चीज़ें समझाएंगे तो जो विविध पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको जो है एक तरीके से संबोधित करने में बेहतर होंगे, और कहीं ना कहीं बच्चा वह क्या करेगा, बच्चा अपने आप से आगे बढ़ेगा और चीज़ें बेहतर कर पाएगा जीवन में। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्त, प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। समस्या समाधान कौशलों क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या फिर करा कि समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो दोस्तों, अगर समस्या समाधान क्षमता वाकई में बच्चों के बीच बढ़ानी है, अच्छा बच्चों के बीच समस्या समाधान कौशल अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए, कर समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। एकदम उसके जो समरूप हैं उसके समरूपों को क्या करना है, हमें बढ़ावा देंगे। जब हम एनोलॉजिकल जो एनोलॉजी की बात करें तो एक तरीके से समरूपों का इस्तेमाल करेंगे, कहीं ना कहीं हम प्रमोट करेंगे उसके समरूप को बढ़ावा देंगे, तो चीज़ें क्या होंगी। बच्चा देखिए, कोई समस्या आपके बच्चे के सामने आए उससे रिलेट करके कोई ऐसी समस्या उत्पन्न करें कि देखो बेटा, ऐसी समस्या अगर आए तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, चीज़ें होंगी। जैसे आप क्या करते हैं, समस्या आना क्या है, एक तरीके से समस्या आपके सामने आई हुई है कि 21 जनवरी को सीटेट का पेपर है, ठीक है। अब 21 समस्या आ गई है तो अब क्या करें, उसी के अनुरूप हम सभी मॉडल पेपर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मॉडल पेपर में जब आप चीज़ें एकदम सरलता के साथ चीज़ें कर पाएंगे तो फिर आप परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इसी प्रकार से कह रहा है कि समस्या समाधान अगर सुसाध्य करना है तो समरूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। बी में अगर डर की भावना, तो डर पैदा कर देंगे बच्चों के बीच, तो डर पैदा कर देंगे तो बच्चे वैसे भी समझ नहीं पाएंगे। भाई बच्चा डर जाएगा, क्या कर सकता है, पैदा करें तो ऐसा कुछ नहीं कर, लगातार अभ्यास और करा कि अभ्यास करने पर बल दे रहा है। भाई कॉन्सेप्ट मत समझिए, सिर्फ अभ्यास करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। भाई पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर अभ्यास करेंगे। करा समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया, तो आप जानते हैं टल प्रक्रिया हो सकती है, अटल प्रक्रिया नहीं। करा एक फिक्स वे में चले हम तो ऐसा बात बिगड़ेगा। तो 22 नंबर का जो बनेगा ऑप्शन संख्या ए आपका करेक्ट आंसर।
तो सेकंड का जो ऑप्शन आपका प्रश्न संख्या सेकंड नंबर का ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या थर्ड नंबर के लिए, अधिगम अक्षमताओं से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहा है, अधिगम कठिनाई से बच्चा जूझ रहा है, तो उनको संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, मतलब इसमें से आपको ढूंढ रहा है कौन सा इसमें से गलत होगा। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, या दृश्य शब्द सामग्रियों का इस्तेमाल करना, या संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम को इस्तेमाल देना। तो क्या इसमें से आपको नहीं करना है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो इसमें से दोस्त क्या आपका राइट होगा, प्रश्न संख्या 3 नंबर के लिए अगर बताएं तो आपका क्या राइट आंसर बन सकता है। दोस्तों अगर हम चलें तो कह रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए, कह रहा है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हर बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है और उसी के अनुरूप हम शिक्षा शास्त्र को उसी के अनुरूप बनाने की कोशिश रहेगी। लेकिन हमसे पूछ रहा गलत, तो शिक्षा शास्त्र का आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, तो जटिल संरचना का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, और यही गलत हो तो यही हमारा क्या बनेगा, राइट ऑप्शन बनेगा। दृश्य शब्द सामग्री का इस्तेमाल, तो आप जानते हैं दृश्य शब्द जो है दृश्य और श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, और यह भी आपका डी ऑप्शन भी सही है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन संख्या बी होगा, क्योंकि गलत दिया गया है बी ऑप्शन में, जब गलत दिया गया तो वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 4 पे करा, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता की बात कर रहा है, सृजनात्मकता की बात हो रही है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, करा अति सक्रियता या असतर्कता, या कम ज्ञान या बोधगम्यता, या अपसारी चिंतन। तो दोस्तों आप जानते हैं हाइपर, जो एक तरीके से हाइपर एक्टिविटीज नहीं होती बच्चों में, हाइपर एक्टिविटीज नहीं होती है, असक्रियता नहीं होता है, तो गलत होगा। करा कि इसमें करा है जो आप कह सकते हैं असतर्कता भी आपका नहीं बनेगा। आगे कह रहा है दोस्त कम परिज्ञान बोधता की बात करें तो कम नहीं होता, उसमें अधिक होता, ना ए ऑप्शन ना बी ऑप्शन ना सी ऑप्शन। सृजनात्मकता में क्या पाए जाते हैं, अपसारी चिंतन, जिसे हम जानते हैं दोस्तों उसे डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से बोलते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि एक प्रश्न के लिए कई तरीके से उसका समस्या समाधान कर सकते हैं, तो उस प्रकार के बच्चे सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। तो राइट आंसर आपका डी बन जाएगा। 5th नंबर की बात करें, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है। सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा होगा। कर बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, कर अनुकरण नकल और दोहराना, कर विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, कर संकल्पनों के बीच संबंध खोजना। तो दोस्तों इसमें से प्रभावी माध्यम कौन सा होगा, यह आपसे पूछ रहा प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए। प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए आप बताएंगे कौन सा इसमें से आपका राइट आंसर बन सकता है। दोस्तों यहाँ कर बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। अच्छा, बिना विश्लेषण किए बिना एनालिसिस किए आप अवलोकन कैसे कर सकते हो। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका जो होगा, बिना आप अवलोकन के बिना विश्लेषण के अवलोकन करेंगे तो हमको विश्लेषण करना चाहिए तब अवलोकन करना चाहिए। अनुकरण नकल पर दोहराना, तो अनुकरण जो आपका नकल क्या होगा अपने आप से गलत होगा, क्योंकि या तो निगेटिव है। कर विषय वस्तु को यंत्रवत करना अपने आप से क्या है, यंत्रवत याद करना भी क्या है दोस्तों, यह आपका रॉन्ग पार्ट है, या एनसीएफ की बात करें या विरोध करता है। संकल्पनाओं के बीच की संबंध खोजना सीख है, जो कॉन्सेप्ट के बीच क्या करना है हमें, उसके बीच संबंध खोजने की जरूरत है। तो इस तरीके से क्या करना, फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, तो एक तरीके कॉन्सेप्ट के बीच क्या उनके जो संबंध हैं उसको हम एक तरीके से खोजने की बात कर सकते हैं, एक बार फाइंड की बात कर सकते हैं, और राइट आंसर तब क्या होगा, आपका अध्यापन अधिगम सबसे प्रभावी हो पाएगा। तो राइट आंसर 5th का डी ऑप्शन। 6 नंबर साथी ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 6 की अगर हम चर्चा करते हैं, कह रहा है एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में, एक अध्यापक को किसी दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटि करने वाले छात्र को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। कर अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, कर इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। कर त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है।
तो दोस्त प्रश्न संख्या 6 नंबर के लिए आपका क्या राइट होगा? अच्छा प्रश्न है और इसके लिए साथी बताने का प्रयास करेंगे कि आपका राइट आंसर बन सकता है। प्रश्न संख्या 6 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों इसमें से क्या बनेगा एक बार आप बताने का प्रयास करें कि इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यक्रम में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि दूसरी त्रुटियों अलग कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं। करा केवल त्रुटियों के शोधन पर, यह भी गलत होगा। कर दूसरे के आधार पर, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, भाई दंड तो ऐसे नहीं देना, गलत होगा। त्रुटियों की समझ, जो त्रुटियों की भी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, सही है। त्रुटियों की जो समझ है भाई साहब, क्या जब बच्चा त्रुटि करता है तो इससे पता चलता है कि हमें किस प्रकार से बच्चे को समझाए। तो कर त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होगा। एक तरीके से आप उसी हिसाब से जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कर रहे हो, एक तरीके से टीचर जो टीचिंग, जो आपका टीचिंग प्रोसेस कर रहे हो, अब सभी लर्निंग प्रोसेस हो रही है टीचिंग की, वह एक तरीके से उसको अंदाजा लग पाएगा कि हमें कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर के लिए, अधिगम की अववेड़ा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अववेड़ा को किस प्रकार कायम रख सकते हैं? बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके। भाई साहब अगर हम मोटिवेट बच्चों को रखना है तो बहुत सरल हम दे देंगे, भाई बहुत सरल देंगे तो भी बच्चा निरस्ता होने जा रही, कहेगा फालतू का खर्च, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर हम अभी ऐसा कुछ करें, आपके सामने बहुत सरल सरल क्वेश्चन रख दें तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से बात बहुत और कठिन भी नहीं होना चाहिए, आपकी जो स्टैंडर्ड है उस पर रखना चाहिए। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप करें, यंत्रवाद याद करने पर जोर देना है। बच्चों को दंड देकर या कर प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर बल देना। तो प्रवृत्ता उन्मुखी लक्ष्य पर तो बल तो देंगे। जो प्रवृत्ता है एक तरीके से गोल ओरिएंटेड जो है आपके लक्ष्य पर क्या करेंगे हम सभी, एक तरीके से जो आपका गोल है उस पर हम लक्ष्य पर जोर देकर हम चीजें समझाने की कोशिश करेंगे और आपका डी ऑप्शन बनेगा। कर दंड देना अपने आप से यंस्य विरोध है, यंत्रवत याद करना यंस्य विरोध है। अगर यहाँ पर आसान से देंगे तो कोई रस नहीं उत्पन्न होगा, तो इसलिए मोटिवेट करने के लिए क्या करना है, मोटिवेट करने के लिए उसके लक्ष्य के अनुरूप हम क्या करेंगे, उसके लक्ष्य के अनुरूप एक तरीके से जोर देकर चीजें पढ़ाने की कोशिश करेंगे। 8वां प्रश्न का शर्मिंदगी क्या है? बच्चों को अधिगम हेतु अप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावी है। भाई साहब शर्मिंदगी प्रभावी होगा अधिगम के लिए, भाई साहब हानिकारक होगा। तो करा कि या तो बहुत प्रभावी है शर्मिंदगी प्रभावी नहीं। देखिए शर्मिंदगी नहीं करनी चाहिए क्लास में। करा के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं, ना बी बनेगा ना ए बनेगा। कम का संज्ञान में कोई स्थान नहीं है। शर्मिंदगी का तो बहुत है क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छा आपको कॉन्सेप्ट कोई समझ में नहीं आया, अब शर्मिंदगी की वजह से अरे बहुत लड़के क्लास में बैठे हैं, क्या करें, पूछे कि नहीं पूछे, अगर पूछेंगे अभी लड़के मजा लेने लगेंगे, कई तरीके से आपके विचार आने लगे, तो इस तरीके से क्या होगा, वो तो आपके लिए घातक होगा। अच्छा जब घातक होगा तो नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इसीलिए दोस्त शर्मिंदगी नहीं करनी चाहिए। तो आप जानते हैं तो आपका या राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या 8वें का आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप हम चलेंगे 9 नंबर पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर के लिए करा कि अधिगम की संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना कैसी होनी चाहिए। करा बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, करा बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं, बच्चों को कोई भूमिका नहीं होती है, कर बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, कर बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों करा कि अधिगम का जो संरचनात्मक विचार है वह सक्रियता पर जोर देगा। संरचनात्मक विचार है या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना कैसे हो सकती है, बच्चे सक्रिय रूप से सीखेंगे तभी ज्ञान हो पाएगा। तो इस तरीके से हम कहते हैं बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं और आप जानते भी हैं संरचनात्मक जो विचार है ऐसा मानता है। अगर पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं भाई साहब, आपको जो एक तरीके से आप अपने जो आपका एक अन्वेषणात्मक एक तरीके अनुभवात्मक ज्ञान की बात की जाती है, ना कि पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान बहुत ज्यादा आपके जीवन में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, आगे कह रहा कि बच्चे का कोई भूमिका नहीं है, बच्चे की कोई भूमिका नहीं भाई साहब, बहुत भूमिका है, क्यों नहीं है अधिगम के लिए। तो आपका या तो अपने आप से गलत होगा। कहा कि पूर्ण रूप से वयस्कों से पर निर्भर होते हैं, तो क्या ऐसा बच्चों पर निर्भर वयस्क पर निर्भर होते हैं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तो दोस्त आपका ऑप्शन संख्या है ये बनेगा।
तो क्या होगा, वह आपका चिल्ड्रन प्ले एन जो एक्टिव रोल पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, कर अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारा उपयुक्त है? कर प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहा दोस्तों, कर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन जो सिचुएबल फॉर लर्निंग। तो कह रहा कि सिचुएबल की बात कर रहा है, सिचुएबल की बात करें तो कौन सा सुटेबल होगा, एक तरीके से सुटेबल कौन सा है? तो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें लर्निंग के लिए, कर प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, कर योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है। तो दोस्तों अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारा उपयुक्त होगी? तो प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? एकदम भैया, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारा? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, प्रयास से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। असफलता अनियंत्रित है, करे योग्यता सुसाध्य है, सुधार्य है, या करे योग्यता अटल है। तो दोस्तों इसमें से क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 10 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न में आप क्या करेंगे? गलतियां कर सकते हैं। योग्यता क्या है? क्या है एक तरीके से जी, योग्यता क्या है? एक तरीके से सुधार्य है, आपका राइट ऑप्शन होगा सी। असफलता अनियंत्रित है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, और आपका योग्यता अटल है, ऐसा भी नहीं। तो राइट आंसर अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारा उपयुक्त होगी? तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से योग्यता सुधार्य है। क्या है? योग्यता आपका सुधार्य है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर के लिए। करा कि निम्न में से कौन सी परिपाटी करा कि विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होगा? बार परीक्षा लेंगे तो होगा, अन्वेषणात्मक और संवाद करेंगे तो, या प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, या पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र। तो दोस्त इसमें से क्या आपको राइट आंसर लग रहा हो जाना चाहिए? तो करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज हेल्पफुल इन द इंक्रीजिंग और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग स्टूडेंट। तो दोस्तों आप जानते हैं इसमें से अगर हम चर्चा करें, बारंबार परीक्षाओं लेने से कुछ होगा क्या? बढ़ोतरी करेगा। संकल्पनात्मक समझ से में अगर कहें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या हम बार बार आपका परीक्षा लेंगे तो आपको बढ़ाव करेगा? नहीं भाई, आपको सीखना चाहिए। अन्वेषण और संवाद क्या होगा? बार बार अगर संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करनी है तो आपको क्या करना है? एक तरीके से अन्वेषण करना, खोज करना है, और कहीं ना कहीं संवाद करना है। एक दूसरे के साथ वार्तालाप, वाद विवाद करेंगे तो चीजें जानकारी, अच्छी जानकारी आएंगी। प्रतिस्पर्धा अपने आप से निगेटिव होगा, किसी कंपटीशन करना नहीं। पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं संकल्पनात्मक ज्ञान नहीं होगा, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप में उत्पन्न नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे तो 11 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या बी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथ ही बात करेंगे 12 नंबर के लिए। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों में सीखने के लिए कठिनाई होती है जब, कब होती है? जब कठिनाई ऐसी हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तब होती है? भैया नहीं होगी। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए तो भी कठिनाई होगी। विषय वस्तु को उसके जो सिलेबस है कई तरीके से उसे मतलब संगीत तरीके से, मतलब एक तरीके से लगे कि उसको भारीपन नहीं लग रहा है तो बच्चा बेहतर सीखेगा। अगर सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए या फिर वे आंतरिक रूप से अप्रेरित हो। तो करा कि सीखने में कठिनाई होती है जब, सीखने में कठिनाई कब होती है? एकदम दोस्त बताएंगे करा की कठिनाई कब होती है। प्रश्न संख्या 12 नंबर की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपका क्या राइट आंसर होगा? प्रश्न संख्या 12 नंबर के लिए बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। अगर हम बात करें अधिगम सामाजिक संदर्भ में होगा तो कठिनाई उत्पन्न करेगी? एकदम नहीं। अधिगम अगर आपके सामाजिक संदर्भ होगा तो कठिनाई उत्पन्न नहीं करेगी भाई, हेल्प करेगा। तो या तो सही है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे के पास जानकारी एकदम अच्छे तरीके से पहुंचेगी और उसे एकदम कहीं ना कहीं भारीपन नहीं लगेगा, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? उसे अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर हम दोस्त बात करें सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, टुकड़ों को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे तो ये चीजें यही आपका कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और सी ऑप्शन आपका बनेगा। कारण वे आंतरिक रूप से अप्रेरित हों, जब आप इंटरनल मोटिवेट होंगे तो आपको क्या कठिनाई या सीखने में कठिनाई होगी? कभी नहीं होगी, आप और बेहतर सीखेंगे। जब आप आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे तो और बेहतर सीखेंगे, कठिनाई की बात नहीं दोस्त। आगे हम चले प्रश्न संख्या 13 नंबर के लिए। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। कर कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। कर उच्च उत्तेजना या उच्च भय, कर निम्न उत्तेजना उच्च भय। तो दोस्त इसमें से क्या बनेगा? क्या इसमें से अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? मतलब अधिगम सबसे बेहतर कब होगा? जब आप इससे आप कहीं ना कहीं जुड़े हो। किससे हो? आपसे
क्या इसमें से सर्वोत्तम आप कह सकते हैं लर्निंग कब होगा, सर्वोत्तम जो है लर्निंग कब होगा। प्रश्न संख्या अगर हम 13 नंबर की चर्चा करें तो प्रश्न संख्या 13 नंबर की अगर चर्चा करें तो क्या आपको राइट आंसर बन सकता है। बेहतरीन प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 13 नंबर की अगर हम चर्चा करते हैं, यह प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं दोस्त, बेहतरीन प्रश्न है। तो दोस्तों अधिगम सर्वोत्तम अवस्था तब होती है जब संतुलित उत्तेजना और कोई भय ना हो। आप क्या हो, एक संतुलन में आपका एक बहुत नहीं एग्रेसिव हो जाइए बहुत ज़्यादा कि भाई एक्साइट हो जाइए कि हमें सीखना है। तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से बैलेंस बना के जब चलेंगे, बैलेंस जो है एक्साइटमेंट होगी आपका और नो फियर, मतलब एक तरीके से जब डरे और धमके नहीं रहेंगे, मतलब आपको लगे जब चिंता फ्री रहेंगे, एक तरीके से लगेगा यार हो जाएगा हम कर ले जाएंगे, और आप संतुलित रूप से क्या करते रहें, आपके भीतर उत्तेजना बनी रहे कि चीज़ें हमको सीखना है, तो आप बेहतर सीखेंगे और सर्वोत्तम स्तर बोला जाता है। अगर कोई उत्तेजना नहीं, भाई कोई उत्तेजना नहीं होगी तो फिर भी आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप सीखेंगे निरस्त हो जाएंगे, कोई भय नहीं भाई साहब, एक तो एकदम बात बिगड़ेगी। उच्च उत्तेजना हो, उच्च भय हो तो तभी दिक्कत है, और अगर उच्च उत्तेजना उच्च भय तो यह भी अपने आप से गलत होगा। राइट आंसर जो होगा आपका राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे दोस्त। प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए करा है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है, किस प्रकार से प्रतिरूपित किया जा सकता है। ना आनुवांशिकता पर, न पर्यावरण पर बल, ना आनुवांशिकता पर ना पर्यावरण पर, आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया पर, करेक्ट, केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर। दोस्तों अगर बच्चे के विकास की बात करें, बच्चे के ग्रोथ की बात करें, अगर बच्चे के डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से परिरूपित किया जा सकता है, वह आप कह सकते हैं कि एक बात कह सकते हैं कि दोस्तों आनुवंशिकता और पर्यावरण का पारस्परिक क्रिया के द्वारा एक तरीके से बच्चे का विकास होता है, और इसी तरीके से आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि आनुवंशिकता की अगर बात करेंगे तो सभी का आनुवंशिकता तो सेम है नहीं, सभी का जीन एक ही प्रकार से होता है नहीं, सभी बच्चों का अलग अलग तरीके से, और कहीं ना कहीं वातावरण भी बच्चे का अलग अलग होता है, इन्वायरमेंट होता है, और इसीलिए बच्चे का विकास बेहतर होगा और व्यक्तिगत भिन्नताओं को यही आपका सपोर्ट करेगा। कोई आनुवंशिकता नहीं, कोई पर्यावरण नहीं, यह तो आपका गलत होगा। केवल आनुवंशिकता अपने आप से हो नहीं सकता, केवल पर्यावरण का रोल होगा नहीं, क्योंकि दोनों का सहयोग होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर के लिए करा कि एक कार्य के दौरान, एक कोई कार्य हो रहा है, कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है। साइना कोई बच्ची है, स्वयं से क्या कर रही है, बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार से प्रगति कर सकती है, मतलब वह कार्य को पर किस प्रकार से प्रगति कर सकती है, ऐसा आपसे करा है। तो करा कि लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार किस प्रकार की व्यक्तिगत वाक दर्शाती है। तो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा तो लेव वाइगोत्स्की उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों प्राइवेट स्पीच कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, या हम कह सकते हैं उसे एक तरीके से क्या आप पूछ रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उससे क्या होगा, आत्म केंद्रता होगा, या कर्म मानव वैज्ञानिक विकार होगा, या संज्ञानात्मक परिपक्वता होगा, या स्वयं नियमन। तो एक तरीके से क्या आपको क्या हो सकता है, तो आप जानते हैं अगर हम बात करें तो क्या स्वयं से अगर बात करें स्वयं नियमन की दर्शा रहा है, कैसे भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरीके के व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाते हैं, स्वयं नियमन कहलाते हैं। मतलब अपने एक नियम को जब बच्ची खुद से बात करती है तो एक तरीके से वह अपने नियम बनाती है, एक अपना डायरेक्शन देती है, कार्यों को दिशा देने के लिए करती है। और आपका 15 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या डी बनेगा, क्या बनेगा 15 का ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि आत्म केंद्रता की अगर बात करेंगे तो या तो जीन पियाजे का बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो कि वाइगोत्स्की की अगर विचार और भाषा विचार की सोच के बारे में हम बात करें तो स्वनियमन बनेगा, ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 16 को देखिए। कल मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, मूल्यांकन पद्धतियों का क्या लक्ष्य होना चाहिए। कल विद्यार्थियों के जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, कर पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, कर विद्यार्थियों को नामांकित करना, कर योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो कर मूल्यांकन पद्धति का क्या लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा आप अभी मूल्यांकन कर रहे हो, किसी बच्चे का इवेल्युएशन कर रहे हो, तो जब मूल्यांकन आप कर रहे हो तो क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या विद्यार्थियों की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करना, एकदम ठीक है। बच्चे में जो आवश्यकताएं हैं जब मूल्यांकन करते हैं तो हमसे पता चल पाता है कि भाई साहब बच्चे में क्या कमी होगी, बच्चे की कमियों का पता लगाना, उसको निदान करना, उसका उपचार करना,
तो कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकताओं की पहचान करना और कहीं ना कहीं उसकी जरूरतों को पूरा करना होता है। कर पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान था। मूल्यांकन को यह आधार नहीं होता कि बच्चों को पुरस्कार देने के लिए सिर्फ काम किया जाता है जो अच्छा अंक पाया है, तो या तो गलत बनेगा। कर विद्यार्थियों को नामांकित करना है, तो करा कि जब बच्चा अच्छा अंक पाएगा या बच्चा मूल्यांकन इस वजह से होता है कि उसको नाम दिया जाए एक कोई कि अच्छा बच्चा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, तो इसके लिए नहीं होता है। योग्यता आधारित समूहों में विभाजित करने के लिए विद्यार्थियों को विभाजित करना, तो कहा कि आप मूल्यांकन इस वजह से करते हो, इसमें कहा डी ऑप्शन में कहा कि जिससे एक ग्रुप बन पाए कि ये अच्छे लेवल के बच्चे हैं या इस लेवल के बच्चे हैं, एक मिडिल के हैं या फिर लो लेवल के बच्चे हैं या अपर लेवल के बच्चे हैं, तो एक तरीके से कैटेगरी हो पाए, तो समावेशी शिक्षा का तो हनन हो जाएगा। तो यह भी दोस्त नहीं बनेगा। राइट आंसर विद्यार्थियों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना, 16 का आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 16 का क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या, अगर बात करें प्रश्न संख्या 16 की अगर हम चर्चा करें तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 17 पर हम सभी बात करेंगे। प्रश्न संख्या 17 के लिए बताएंगे कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा। देखेंगे हम सभी, एक गतिविधि के दौरान, एक गतिविधि एक एक्टिविटीज के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेवाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका वह योजना क्या बना रही है? कहता छात्रों में प्रत्याहार, निकास या प्रवृत्तियां पैदा कर रही है, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, या बच्चों को अधिगम के लिए उत्प्रेरित या अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, या आपका अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। दोस्तों कहीं ना कहीं क्या कर रहा है बच्चा? संघर्ष कर रहे हैं। बच्चे को संघर्ष करते देखते हुए एक टीचर क्या लेती है? एक निर्णय लेती है और इशारे जैसे मतलब देखती है कि क्या, कैसे, क्या क्यों, कैसे प्रदान करने की फैसला लेती है। मतलब कहीं ना कहीं वह हेल्प करने की बात कर रही है। तो बच्चे पहले तो संघर्ष कर रहे थे और उसको देखते देखते टीचर को लगा, अध्यापिका को, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उसमें संकेत करने की, एक तरीके से हेल्प करने की कोशिश करती है। और लेवाइगोस्की के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या मतलब होगा, लेवाइगोस्की इसे क्या कहते हैं। तो लेवाइगोस्की ने 2-3 शब्द दिए हैं, आप जानते होंगे, पाड़, जिसे हम जानते हैं संकेत करना, एक तरीके से मचान या जिसे बोल सकते हैं स्कैफोल्डिंग, और आप जानते होंगे एक जेडपीडी शब्द है जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है, और एक आप जानते हो कि एम की वो अधिक जानकार दूसरा। ये सारी चीज़ें उनका ही शब्द है लेवाइगोस्की का। तो दोस्तों इसमें कारण लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या होगी? वह योजना होगी कि भाई साहब उसे पाठ प्रदान किया जाए। तो पाठ का मतलब होता है संकेत करना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, क्या, कैसे, क्या, क्यों, कैसे का प्रदान करने का फैसला लेती है। तो सीधा क्या होगा, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। राइट ऑप्शन क्या दोस्त? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी के पेपर में खूब टपकते हैं। 17 का जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर की अगर हम चर्चा करें एक खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है? लैंगिक भेदभाव को कम करता है या लैंगिक समानता को बढ़ाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है क्या लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है? दोस्तों क्या अगर आपको चोट लग जाए या हमें चोट लग जाए, अगर हम रोने लगे और या आप रोने लगे तो कहेंगे कि मत रो, लड़कियां रोती हैं चोट लगने पर। अच्छा भैया, जिसे दर्द होगा, चोट लगी रहेगी, वो रोएगा नहीं। तो हो सकता है, तो कह रहे पिताजी कह रहे हैं कि आप उससे बच्चे से कह रहे हैं रोहन से, रो मत, लड़कियां रोती हैं। तो इस तरह से रूढ़िवादी बातें हैं या कोई ऐसा कुछ नहीं। अगर हमें कोई पीटे लगातार रहे डंडा मारने और हम रोएंगे नहीं? जरूर रोएंगे भैया, क्यों नहीं रोएंगे भाई? हमें पिटाई हो रही तो रोएंगे नहीं। और ऐसा लड़कियां सिर्फ रोती हैं? तो दोस्त ऐसा कुछ रूढ़िवादी बात को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, और इसीलिए दोस्त आपका सी ऑप्शन बनेगा। भेदभाव को कम करता है, भाई ऐसा कुछ कम नहीं कर रहा, बढ़ा रहा है, समानता को बढ़ावा देता है। एकदम लैंगिक समानता को बढ़ावा नहीं दे रहा है, समानता को नहीं, रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। एक तरीके से रूढ़िवादी बात हो रही है, और इसीलिए दोस्त आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या बनेगा? 18 का सी ऑप्शन। दोस्त अगर हम बात करें 19 नंबर के लिए, एक प्रगतिशील कक्षा में चीजें कैसी होती हैं? एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है। क्या ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए? कर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए? कर अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए? कर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए?
तो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है, क्या आपका राइट होगा? प्रश्न संख्या 19 नंबर की बात कर लेते हैं। 19 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें प्रगतिशील क्लासरूम की, अगर बात करें कक्षा की, अगर हम बात करें प्रगतिशील की, तो कह रहा है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मात्रा में मौके देना चाहिए। एकदम सही है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहता है कि ज्ञान की संरचना के लिए बहुत सारा क्या देना चाहिए, बच्चों को मौके देना चाहिए, अधिक से अधिक क्या है मौके प्रोवाइड करना चाहिए। 17 नंबर का ए ऑप्शन बन जाएगा। बी में कह रहा है कि उनके करा कि नामांकित करना चाहिए। आधार पर नामांकित करने की बात करें, अकादमिक अंकों के आधार पर, जो उनका एकेडमिक अंक है उसके आधार पर नामांकित। क्या आप नामांकित करेंगे प्रतिभाशाली तुम हो, तुम मूढ़ बालक हो, या फिर आप पिछड़ा बालक हो? इस तरीके से चीज़ें बताओगे आप बच्चे को, तो क्या इस तरीके से चीज़ें हो पाएंगी? सही। बच्चों को अगर हम कहें कि भाई आप प्रतिभाशाली हो, आप मूढ़ बच्चे हो, तो इस तरीके से दिक्कतें हो जाएंगी, भाई नामांकित करना नहीं है। तो आपका क्या बनेगा, या तो गलत बन जाएगा। ए ऑप्शन तो सही है। अध्यापक अटल पाठ्यक्रम, तो अटल पाठ्यक्रम नहीं, लचीला पाठ्यक्रम की बात की जाती है। यहाँ पर अटल अपने आप में निगेटिव हो गया, उसी वजह से गलत है। प्रतिस्पर्धा पर बल देना, तो कंपटीशन पर बल अपने आप से देना ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्त। तो राइट आंसर 19 का क्या बनेगा, 19 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 20 नंबर प्रश्न पर हम चलेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना है क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? उत्तर प्रथागत को, मूर्त संक्रियात्मक को, प्रथा पूर्व को, या फिर प्रथागत को। दोस्तों आप जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात करें तो यह जीन पियाजे का अपने आप से बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन होगा नहीं, बी ऑप्शन पहले ही हम हटा देते हैं क्योंकि जीन पियाजे का है। अच्छा, राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। कारण दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। तो दोस्तों अगर कोहलबर्ग की बात करें तो इनका जो सिद्धांत कहलाता है नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 3 स्टेज में अपना सिद्धांत दिया है, जिसको पहला स्टेज उनका था प्रथा पूर्व, जिसका एज उन्होंने रखा 4 से 10 वर्ष। दूसरा प्रथागत की बात करें जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज, और इसका एज उन्होंने रखा 10 से 13 वर्ष। और उत्तर प्रथागत की बात करें जिसे बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, और इसकी एज के रखा उन्होंने से 13 से 16 वर्ष। आगे दोस्त इसमें से बात करें तो जब कहता है कि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, इसके मतलब कहीं ना कहीं परंपरा की बात हो रही है। क्या हो रही है? करें दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं तो कहीं ना कहीं परंपरा की बात हो रही है, कहीं ना कहीं परंपरा में ढलने की बात हो रही है। भाई इस दूसरा इसे स्वीकृति देता है, इसका मतलब कहीं ना परंपरा पे चल रहे हो, और जब परंपरा पे चलेंगे तो इसका मतलब होगा प्रथागत। राइट ऑप्शन होगा कन्वेंशनल। क्या होगा दोस्त? कन्वेंशनल स्टेज होगा। यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट किया गया, इस वजह से थोड़ा सा गलत है। चलिए, तो आपका राइट क्या होगा? आपका कन्वेंशनल स्टेज होना चाहिए। 20 का जो बनेगा, 20 का आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 21 नंबर पर साथ ही चलेंगे। आगे बात करें 21 नंबर के बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कथन कौन सा सही है? मतलब समाज सोशलाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है कि कौन सा इसमें से पूरी तरीके से राइट आंसर हो सकता है। सर समकक्षीय समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है। दोस्तों तो समकक्षी कारक प्राथमिक कारक है और द्वितीय कारक को कारक परिवार को। तो क्या परिवार आपका द्वितीय कारक है? भाई साहब प्राथमिक कारक है, अपने आप से कटेगा। बी ऑप्शन है परिवार और जनसंचार दोनों क्या कर रहा है? द्वितीयक है। तो परिवार अपने आप में क्या है? वह तो प्राथमिक है, लेकिन जनसंचार जो है द्वितीयक है। तो या तो अलग अलग होना चाहिए, तो करा दोनों द्वितीयक है। करा कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, तो विद्यालय ठीक है, परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। आपका सही बनेगा। विद्यालय जो स्कूल है वो आपका सेकेंडरी एक तरीके से एजेंसी का काम करता है। द्वितीय एक तरीके से आप सेकेंडरी फैक्टर की बात कर सकते हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक है लिखा है, और यहाँ पर द्वितीयक लिखा है जो परिवार, तो आपका अपने आप से यह गलत होगा दोस्तों। तो विद्यालय आपका द्वितीयक होता है और आपका परिवार क्या है? प्राथमिक है, इसीलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आपका सेकेंड ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्कूल इज ए सेकेंडरी फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन एंड फैमिली इज ए प्राइमरी फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब जो प्राइमरी है उसमें आएगा परिवार, सेकेंडरी में आएगा विद्यालय। तो राइट आंसर सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर के लिए बहुबुद्धि के का सिद्धांत जोड़ देता है। देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत की बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर बात करते हैं। कौन करता है? हार्वर्ड गार्डनर 8 प्रकार की बुद्धियों पर बात करते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार की बुद्धियों पर चर्चा करते हैं। कह रहा कि बुद्धिमत्ता की विशेषताएं, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। कह रहा बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती हैं। कह रहा
बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता आधारित करती है। तो दोस्तों इसमें से क्या आपका राइट आंसर बन सकता है? क्या आपका इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा प्रश्न संख्या 22 नंबर के लिए? तो बुद्धिमत्ता का सिद्धांत क्या जोड़ देता है दोस्तों? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं एकदम, इसमें से अगर बात करें बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, इसीलिए तो 8 प्रकार से उन्होंने बताया है बहुबुद्धि के बारे में। ए ऑप्शन सही होगा। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती हैं। तो भाई साहब बहुत व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, गलत है। बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है, नहीं भैया। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता को निर्धारित करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी अपने आप से क्या है, विशिष्ट हैं। किसी बुद्धि का किसी बुद्धि से तुलना नहीं हो सकता है। सभी अपने आप में स्पेसिफिक हैं। इसलिए दोस्तों बुद्धिमत्ता एक विभिन्न दशाएं हैं। और राइट आंसर क्या बनेगा? 22 नंबर का जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन संख्या ए बन जाएगा। 23 नंबर पर हम चलेंगे। 23 नंबर पर हम चर्चा करेंगे कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अगर हम चर्चा करें तो इसका एज होता है 2 से 7 वर्ष। कितना रखा गया? 2 से 7 वर्ष। की परिकल्पना निगमनात्मक सोच। तो आप जानते हैं परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच चौथी अवस्था की विशेषता है, या तो नहीं बनेगा। अगर हम बात करें बी ऑप्शन में करा कि संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्ध करने की योग्यता, तो यह तीसरी अवस्था में आता है जिसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल में आएगा। तो ना बनेगा ए ऑप्शन, ना बनेगा बी ऑप्शन। सी में करा अमूर्त सोच का विकास। तो अमूर्त सोच का विकास कौन में होता है? चौथी अवस्था में होता है। तो यह भी आपका सी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। विचार या सोच में केंद्रीकरण। तो आप जानते हैं विचार और सोच में क्या करना, एक तरीके से जो सेंट्रलाइजेशन इन थॉट या थिंकिंग में एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन हो जाना, केंद्रीकरण हो जाना सोच और में, ऐसा विचार आता है बच्चों का पूर्व संक्रियात्मक में। और इसीलिए दोस्त आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न पेपर में आ जाते हैं। 24 नंबर के लिए दोस्त का विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो कला कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है दोस्तों। तो आप जानते हैं विकास पूरे जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप सीधा कर सकते हैं विकास क्या बहुआयामी होता है, एकदम सही होगा। करेक्ट, केवल बाल्यावस्था के दौरान होता, गलत है। विकास बहुआयामी होता है, एकदम सही है। अगर विकास की दर करा सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती, तो सभी संस्कृतियों में समान नहीं होती। अगर सभी संस्कृतियों में समान होती, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा बच्चा है या फिर एक तरीके से जो स्वस्थ परिवार में जन्मा बच्चा है, दोनों का तो सेम होना चाहिए था विकास, सही एक ही साथ दोनों का एकदम पैरेलल में होना चाहिए, तो पिछड़ जाता कहीं ना कहीं। तो दोस्तों बहुत सारा प्रभाव पड़ता है संस्कृति का। कारण विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। तो केवल कारक की केवल जो होगा जब अधिगम विद्यालय में होगा तभी विकास होता है। तो या तो नहीं आप जानते हैं विकास क्या है? विकास सभी जगह एक बहुआयामी, एक कह सकते हैं बहुआयामी, एक कहते हैं बीमी तरीके से होता है और सभी तरफ से विकास होता है। और इसीलिए दोस्त आपका कह सकते हैं आप सभी मल्टी डायमेंशनल, एक तरीके से बोल सकते हैं डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी प्रक्रिया है। तो 24 का बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर के लिए लेवाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। जो आपका जो सोशियो कल्चरल एक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं लेवाइगोस्की का, अधिगम प्रक्रिया में किसको महत्व देते हैं, प्रक्रिया में किस महत्व पर जोर देते हैं? अवपेड़ा पर। तो आप जानते हैं अवपेड़ा पर वह महत्व नहीं देते हैं, तो अवपेड़ा तो नहीं होगा। संतुलीकरण की बात करें इस पर भी, बैलेंसिंग पर भी नहीं होता। आगे आपका जो है सांस्कृतिक उपकरण इसी पर देते हैं, कल्चरल टूल्स पर उनका जो है बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि भाई साहब उनका मतलब था कि जो सोशियो कल्चरल थ्योरी में उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक उपकरण के माध्यम से बच्चे को सिखाइए और बच्चा बेहतर सीखेगा। इसीलिए दोस्त आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 26 नंबर के लिए। जीन पियाजे अपने संज्ञान विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? जीन पियाजे ने जो संज्ञान विकास की बात करें किस रूप में वर्णित करते हैं? करा कि विकास की समीपस्थ क्षेत्र। तो विकास के समीपस्थ क्षेत्र की बात करें जिसे हम बोलते हैं जेडपीडी। अच्छा, जेडपीडी की बात कौन करता था? वह तो करते थे लेवाइगोस्की। तो जीन पियाजे की बात कर रहा है
तो लेवाइगोस्की कर देते हो तो हमसे जीन पे आ जाए तो या तो नहीं बनेगा। स्कीमा या मनोबंध एकदम सही है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कारण मनोवैज्ञानिक उपकरण ऐसा भी नहीं, उद्दीपन और क्रिया की संबंध व्यवहारवादी करते थे, लेकिन व्यवहारवादी तो थे ही नहीं, तो व्यवहारवादी करते थे अनुबंधन की और जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात। तो जीन पियाजे एक संज्ञानवादी थे और इसीलिए दोस्त स्कीमाओं की बात करते थे या अनुबंध की बात करते थे, मनोबंध की बात करते थे, और आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्कीमा होता है जैसे उनका मतलब था कि आपका जो आपके पास जानकारी जा रही होगी, कहीं आप माइंड में ले जा करके डेटा फिक्स कर रहे होंगे, चीज़ें सेट कर रहे होंगे, वही स्कीमा की चर्चा करते थे। 26 का बी ऑप्शन। 27 नंबर के लिए एक समावेशी कक्षा में क्या किस बात पर जोर होना चाहिए? क्या सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को वर्गीकृत करना, ऐसा कुछ होगा। समाज के वर्गीकरण की बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं समाज के, हमको लगता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ शब्द छूटे हैं। 27 में क्या है, कुछ शब्द छूटे हुए हैं, इसे आप थोड़ा सा देंगे। आधार पर क्या करना, अलगाव, छात्रों के अलगाव की बात कर रहा है, छात्रों के अलगाव, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। तो अलगाव करना नहीं, क्योंकि आप समावेशी का मतलब जानते हैं दोस्त कि बिना भेदभाव करते हुए हम जो शिक्षा प्रोवाइड करते हैं उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। तो अलगाव की बात तो होगी ही नहीं, सामाजिक पहचान के आधार पर हमें अलगाव नहीं करना है। जब बच्चा क्लास में आ जाएगा तभी सभी बच्चे एक ही परिपेच के हो गए, कुछ अलगाव नहीं करना, तो गलत होगा। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर देना चाहिए, एकदम सही है। कहीं ना कहीं समावेशी कहता है कि जो बच्चे में सामर्थ्य है, जो बच्चे में एक तरीके से पोटेंशियल है, जो सामर्थ्य है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, उसके सामर्थ्य को बढ़ाने की कोशिश करें, अवसर दें कि वो अधिक से अधिक बढ़ा पाए। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य की बात नहीं करता है, प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्य होता तो सही होता, प्रदर्शन नहीं, प्रवीणता होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन की बात कर रहा है, प्रदर्शन नहीं। अभिलेखी या समरूपी निर्देशन, तो समरूपी निर्देशन नहीं हो सकता, क्योंकि समावेशी में एक तरीके से, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता है बच्चे में, जब वैयक्तिक भिन्नता है तो फिर अलग अलग के लिए अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए, और आपको उस हिसाब से बच्चे को जहाँ चीज़ें समझ में आए उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें समझाने की। तो 27 नंबर की अगर हम चर्चा करेंगे साथी, तो 27 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम बात करें 28 नंबर की, करा कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? करा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, या करा कि मंदित छात्र है या विकलांग छात्र है। तो दोस्त इसमें से क्या आपका राइट आंसर, कौन सी शब्दावली का प्रयोग करने की बात करें? बेहतरीन प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें दोस्त आप गलतियां कर सकते हैं। करा कि भाई साहब जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग किया है? छात्र, देखिए दिव्यांग जन पहले क्या था, विकलांग था, भले विकलांग शब्द था, अब इसे 2016 से क्या कर दिया गया या दिव्यांग जन बोल दिया गया, और जिसे क्या है शारीरिक दिव्यांगता है उसी को दिव्यांग बोला जाएगा, और राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। तो जिसे छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम होगा, आपका राइट ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 29 नंबर के लिए, जन्म के किशोरावस्था, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास क्रम होता है, कर मूर्त अमूर्त सांवेदिक, कर अमूर्त मूर्त सांवेदिक, कर सांवेदिक मूर्त अमूर्त, या अमूर्त सांवेदिक मूर्त। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, सांवेदिक होता है। पहले क्या अगर होगा, सेंसरी होगा, फिर एक तरीके से आपका कंक्रीट होगा, फिर एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो आपका क्या होगा, पहले तो आपका संवेदन, पहले संवेदना के माध्यम से, फिर आपके मूर्त तरीके से सामने देखते हैं, फिर आपका अमूर्त तरीके से विकास होता है, और यही जन्म से किशोरावस्था तक चीजें चलेंगी। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। 29 नंबर की चर्चा अगर हम करें, 29 नंबर की अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? 29 का आपका सी ऑप्शन राइट होगा। आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न को आप सभी देखिए और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का प्रयोजना, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, या अध्यापक के पक्ष का असफलता। तो जरा प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात कर रहा है और व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक परियोजना के रूप में आज जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया हो रही है, उसमें एक परियोजना के रूप में देखना है, एक कार्य एक प्रोजेक्ट के रूप में नहीं देखना, मापदंड के आधार पर नहीं देना,
योग्यता आधारित मापदंड के आधार पर व्यक्ति भिन्नता को नहीं देखना है, गलत होगा। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, तो व्यक्ति भिन्नता बाधा नहीं डालेगा, क्योंकि भगवान ईश्वर ने बनाया भाई, किसी में व्यक्ति भिन्नता हम खुद से थोड़ी ना बनाए हैं, ईश्वर ने अलग अलग तरीके से अलग अलग समय व्यक्ति भिन्नता बनाया है। तो इसलिए तो प्रकृति देन है, तो प्रकृति देन है तो कहीं ना कहीं आपकी सुविधा वाली चीज़ें होंगी, असुविधा चीज़ें नहीं बनाएंगे। प्रकृति कभी भी जो असुविधा वाली चीज़ें बनाते ही नहीं है, तो अधिगम की प्रक्रिया में बाधा गलत है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, तो करा कि अध्यापक जब पढ़ाता है उसके पक्ष पर असफलता को दर्शाएगा, नहीं, कभी नहीं होगा दोस्त। तो राइट आंसर 30 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्त आप सभी के सामने यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो आप सभी के पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज था। तो आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चीज़ों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझें। अगली क्लास में दोस्त मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, थैंक यू। जैसा भी आपको क्लास लगा हो, एक बार आप सभी जाकर कमेंट बॉक्स में आप एक बार पिन कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया दोस्त, थैंक यू क्लास।